अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। स्क्रीन में अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। और ठीक है जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा जी, ये आपके पास वो फोल्डर जो शेयर्ड है। हम इस आ जाते हैं, ओपन एमपी का हमारा लेक्चर है। स्लाइड खोल लेते हैं। ठीक है, इस दौरान हमारी वीएम भी रन हो जाएगी। इसको भी देख लेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जैसे पता है, जब तक हमने अब तक जितनी डिस्कशन क्लासेस में की है या पिछले रिकॉर्ड लेक्चर में थी, जिसमें आपने टास्क करना था, वो यही थी कि हमारे कोर्स जो है वो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूट दोनों को साथ लेकर चलता है। तो मिड टर्म तक हमने ये चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल में क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हों, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के हों। ठीक है जी, हमने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि अगर हम अपना एक डिस्ट्रीब्यूटेड आइसोलेटेड सिस्टम बनाना चाहें, चाहे वो रिमोट किसी लोकेशन क्लाउड पे हो या अपने पास कोई क्लस्टर बनाना चाहें, तो कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्लास का टास्क भी दिया, उसकी वीडियो भी बनाई। एंड आई होप कि आप उसको पूरा कर लेंगे अपनी एफर्ट से। कोई चीज़ हो तो पूछ सकते हो। अब आया था कोर्स के सेकेंड लास्ट स्टेप के ऊपर, या ये कह लें कि थ्योरी के सेकेंड लास्ट स्टेप, जो चौथा जो स्टेज होगा हमारा वो होगा हडूप का। थर्ड होगा हमारा एमपीआई का। सेकंड ये स्टेज है, और फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन का था। अब ओपन एमपी क्या चीज़ है, ओपन एमपी की ज़रूरत क्यों पेश आई, ओपन एमपी करता क्या है। ये स्लाइड 68 के करीब है। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर 68 स्लाइड से बेहतर हम इसको यहाँ पे रन करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें। ओपन एमपी की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है जी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करके पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं इसके लिए एक नोट पैड खोल लूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों की क्लास होने दें इसे। नो कर देते हैं अभी। नो। नो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए जरा नए पे। हमारी जो आज का टॉपिक है वो है ओपन एमपी का। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक लाइब्रेरी है, एक सॉर्ट ऑफ एपीआई है। ठीक है जी, एक सॉर्ट ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी है जो सपोर्ट देती है पैरेलल प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही कोर पे रहते हुए पैरेलल कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है कि वी विल एग्जीक्यूट आवर टास्क इन मल्टीपल थ्रेड्स ऑन अ सिंगल कोर। ठीक है जी, थ्रेड्स की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं। टास्क या फिर टास्क इन अ मल्टीपल थ्रेड ऑन अ सिंगल कोर। हम बताएंगे कि हमारे प्रोसेस को, हमारे एग्जीक्यूशन किए हुए टास्क को कितने हिस्सों में तोड़ना है, उनको पैरेलल एग्जीक्यूट कैसे करना है। पैरेलल का मतलब ये है कि एक ही काम के आप मल्टीपल पीसेस बना दे, ताकि आपके काम की ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन हो, ज्यादा प्रोसेस टाइम मिले, और जल्द से जल्द वो एग्जीक्यूट हो सके, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। अच्छा जी, पैरेलल कंप्यूटिंग और ओपन एमपीआई का बैकग्राउंड क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये कि आपने नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, मूर साहब का। क्या कहते थे वो, मूर्स लॉ क्या था कि आफ्टर एवरी 24 मंथ ट्रांसफर अकाउंट विल बी डबल्ड। ट्रांसफर अकाउंट विल बी डबल, यानी कि एक कोर के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, चाहे वो मॉसफेट हो, जो भी हो, जो लॉजिक डेवलप करने के लिए जो हार्डवेयर का जो कोर कंपोनेंट है, वो कोई स्विचिंग डिवाइस हो सकता है, वो फैट है आजकल के दौर में। पहले बीजेटी थे, तो है तो ट्रांजिस्टर ना। तो हर 24 महीने के बाद जो एक रिलीज निकलेगी या टेक्नोलॉजी आगे आएगी, उसके अंदर आपके पास
काउंट क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सेफ साइड इसलिए कह रहा हूँ कि क्वांटिटी नीचे ऊपर थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस तरह की चीजों ने क्या चीज कंट्रीब्यूट की या क्या चीज यूजर्स को बिलीव करने पे मजबूर किया? अगर आप लेट एटीज या अर्ली नाइन्टीज पे चले जाएं, या अभी भी आप कहें, आप मोबाइल भी लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं यार, अगर मेरा सीपीयू जानदार है तो मेरा मोबाइल अच्छा चलेगा। आज से कुछ अर्से पहले तक, यानी कि तकरीबन कोविड तक, जितने भी सेल फोन्स बिके, दे वर सेलिंग ऑन द नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है जी। तो आपको हार्डवेयर कंपनीज ने क्या किया? हार्डवेयर कंपनीज ने मेक यू बिलीव दैट हार्डवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है जी। तो हमें किस चीज का यकीन दिलाया गया, और लागत था भी ऐसा ही उस वक्त। आपकी लागत प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, इतनी ज्यादा हाई स्पीड प्रोसेसिंग नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें अगर कॉन्सेप्शनल या हाइपोथेसिस मॉडल नहीं थी, तो उसको वर्किंग मॉडल बनाने का उस वक्त पॉसिबल नहीं था, वो सोचा नहीं जा सकता था। या था कि आगे 10-15 साल के बाद होगा, जो कि हो भी गया। तो हार्डवेयर कंपनीज ने क्या किया, आपको ये सोच दी, जिसकी मिसाल मैंने आपको रिसेंटली दी। आप लेट नाइनटीज में मेरी तरह मत सोचिए। आप देखिए मोबाइल लेते तो यार, ये ऑक्टा कोर है, ये हेक्सा कोर है, ये क्वाड कोर है। आप कहते हैं यार इसकी कोर ज्यादा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इसकी स्क्रीन अटकेगी नहीं, मैं स्लाइड करता रहूंगा, इट विल गो ऑन स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है जी। ठीक है जी। लेकिन लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे लेट नाइन्टीज हो या अभी हो, अब आपका रुझान या हमारा जितना भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर है, क्योंकि यूजर एंड भी एक बहुत बड़ी मार्केट है ना। यूजर एंड पे जो हार्डवेयर है, दे आर 99% हार्डवेयर जो है वो दे आर बैटरी डिपेंडेंट, दे आर बैटरी ऑपरेटेड। अब जब बैटरी ऑपरेट होगा, इसका मतलब पावर इज दी कंस्ट्रेंट। जितना ज्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे, बैटरी उतनी जल्दी ड्रेन होगी, चाहे कितनी अच्छी बैटरी हो। मोबाइल में 4000 मिली एम्पेयर पर आवर की बैटरी लगी है, एमएएच की, बट स्टिल अगर आप परफॉर्मेंस ले रहे हैं, आपसे काम ले रहे हैं, आपने डाटा ऑन किया हुआ है, आपने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, तो क्या करेगा वो, जब वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा, उसकी बैटरी की ड्रेनेज की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज पहले भी सोची गई। अब अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स का हवाला लेते हैं, इंटर की फिजिक्स का, तो उसमें चीज होती है चार्ज। मतलब जहां कहीं से भी करंट गुजरेगा, उसके इर्द गिर्द अपना चार्ज रखेगा ना। वो एक फील्ड होती है, एक चार्ज होता है। आपने कैपेसिटर नाम सुना होगा, जो चार्ज स्टोर कर लेता है। जहां करंट ठहरेगा उसे चार्ज चलेंगे, जहां से गुजरेगा वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसे सीपीयू में या कंप्यूटर हार्डवेयर में भी क्या होता है, आपके जहां से पावर गुजर रहा है, जहां से सप्लाई गुजर रही है, वहां पे क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। चार्ज होगा, इसका मतलब वहां पे चार्जेस है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वोल्टेज भी होंगे। और कंप्यूटर किसी न किसी वर्किंग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट भी कर रहा होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं कहता हूं किसी भी सीपीयू का पावर है, पी ओ में क्या हो गया, पावर जो है वो डिपेंडेंट है किसके, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। ठीक है जी। जो कि पावर है, या जो कि स्क्वायर है, वोल्ट की पावर टू, एंड मल्टीप्लाई बाय दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है जो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज भी वन ले लें, वोल्टेज भी वन ले लें, फ्रीक्वेंसी वन ले लें, तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या आएगी, वन। ये अभी आपने इस चीज को अपने जहन में रखना। ठीक है जी। ये क्या आ रही है, वन। एक सीपीयू है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस हैं, जिसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है ना, गीगाहर्ट्ज वगैरह पे। ठीक है जी। तो लॉजिक है, तो कोई ना कोई वोल्टेज की लॉजिक होगी। जब ये लॉजिक वोल्ट मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, अल्टीमेटली जहाँ वोल्टेज है वहाँ पे चार्ज भी, जितनी देर के लिए वो स्विचिंग हो रही होगी, वहाँ पे चार्ज ठहरेगा, तो कोई ना कोई कैपेसिटेंस, कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा। चार्ज का यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस। अच्छा जी, यहाँ से आगे चलते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया, ये आपको नेट से रेफरेंस मिल जाएगा, इंटेल का कंटेंट भरा हुआ है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी,
उसके बाद ये बात मैंने क्यों कही कि इंटेल के ही एक वर्कर थे, अब मैं उनके स्पेल देखता हूँ अगर मुझे सही से याद हो। उनका नाम था ग्रोचिस्विकी। ठीक है, ये इंटेल के थे, अगर मैं लिख रहा हूँ उसे सर्च कर लीजिएगा नेट पे। अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट पे सर्फिंग नहीं कर रहा। GROCHOWSKI, ये इंटेल के अंदर, या इंटेल के एक रिसर्चर थे, या इंटेल के एक एम्प्लॉय थे जो कि रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कहा जब आप परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं तो ट्रांजिस्टर काउंट बढ़ता है। अगर हम परफॉर्मेंस मेजर करें तो परफॉर्मेंस का जो ओवरहेड है या कॉस्ट है वो है पावर। तो जितनी आप परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, एज यू इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ट्रांजिस्टर काउंट, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाएंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है जी। तो उसके अगेंस्ट पावर जो है, इन रिजल्ट पावर विल ऑल्सो इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1.74। ठीक है जी। तो जितने परफॉर्मेंस बढ़ाते जाएंगे, फर्दर आप 10% परफॉर्मेंस बढ़ाई तो उसके पीछे फैक्टर जो इंक्रीज होगा पावर कंजम्पशन का, तो पहले अगर कोई चीज 10 की थी तो वो 17 वॉट्स की हो जाएगी। ठीक है जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, हम डीप मैथ है होता मैं गलत भी कह रहा हूँ। ठीक है जी, कोई चीज 100 थी तो 170 वॉट्स की हो जाएगी अगर आप परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज करते हैं। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑफ पावर है, ये फेवर में किसके नहीं है? बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए। किसके लिए? बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए। ठीक है जी। तो अब क्या सोचा, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा यार ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर कैसे की जाए। तो जावा फील्ड में आई। जावा अच्छी लैंग्वेज है, जावा अच्छी लैंग्वेज, जावा ने बहुत राज किया, अभी भी चलती है। ठीक है जी। इसकी जेवीएम्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। जावा वर्चुअल मशीन आपकी मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम जावा ने किया, जावा वाले डेवलपर से किया, लेकिन फिर भी लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन में फिर भी इसके अंदर इश्यूज आते रहे। लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन में इसमें इश्यूज आते रहे। ठीक है जी। फिर सोचा क्या करें क्या करें, फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोर्स की तरफ चले जाते हैं। हम किससे चले जाते हैं? कोर्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, आपने अपना काम एक कोर पे पैरेलल कैसे एग्जीक्यूट कराना है, थ्रेडिंग कैसे करना है, वो आप देखें। ठीक है जी। तो कोर्स पे चले गए। अब ये जो कोर्स वाला मामला है, ये आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर, लेकिन हम पैरेलल में इसलिए डिस्कस करें ताकि ओपन एमपी का जरा ग्राउंड समझ लें कि क्या होगा। अब कोर का क्या फायदा होता है? ठीक है जी, मल्टीपल कोर्स विद लेस ऑपरेटिंग frequency can results in good performance with power in control। ठीक है जी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक काम किया, आपने एक जैसी दो कोर्स कर ले, दोनों कोर्स को अगर आपने फ्रीक्वेंसी एक दी तो उसका परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। या ये कह ले कि अगर आपने किसी को 100 मेगाहर्ट्ज दिए थे और आपने 50-50 के दो कोर्स कर लिए, 50 मेगाहर्ट्ज 50 मेगाहर्ट्ज, तो अल्टीमेटली पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। कैसे? अभी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैं यहीं जाता हूँ आपके स्लाइड वाले पे, और माई ड्राइव, पीएमडीसी फॉर जॉब्स, स्टूडेंट शेयर, आ जाए अब आपका स्लाइड। ओपन एमपी तो हमने खोली भी है, ओपन एमपी डायग्राम। ठीक है जी। अब ये एग्जांपल है। ठीक है जी, पावर इज सी इज इक्वल वी स्क्वायर ओवर है मल्टीप्लाई बाय एफ, या प्रोडक्ट एफ। तो अगर हम सबकी वैल्यू वन ले रहे हैं तो इट विल बी वन। ये बात हमें समझ में आती है। अब जरा इसका फ्लिप साइड देखिए। दो प्रोसेसर है। ठीक है जी,
फ्रीक्वेंसी हमने हाफ कर दी फॉर दी सेफ साइड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे खोलता हूँ एक कैलकुलेटर। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि सीपीयू के अंदर बहुत क्लोजली बहुत सारी आपकी हार्ड वायरिंग होती है, ट्रैक्स होते हैं, बसेस होते हैं, तो नतीजा क्या है कि उसमें कैपेसिटेंस तो हो सकती है। जब डबल कोर करेंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे। तो सेफ साइड के लिए जहां से डायग्राम इन्होंने कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.2 कर दी। ठीक है जी। वोल्टेज उन्होंने कहा चलो हम वोल्टेज कम कर देते हैं, आधे नहीं किए, सेफ साइड के लिए 0.6 कर लिया। फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेटिंग थी वो हाफ कर दी। मतलब बजाय 100 मेगाहर्ट्ज ऑन अ सिंगल कोर, दे आर गिविंग 50 मेगाहर्ट्ज टू ईच कोर। अब नतीजा क्या निकला इस पूरे उसका, कि आपके पास ये क्या आ गया, 40% पावर कंजम्पशन आ गई, रिड्यूस अप टू 40%। आप ये देखें, थर्ड 0.396। ठीक है जी। अब ये सिंपल सिंपल मैथ है, मैंने बिजली कैलकुलेटर खोल लिया। अगर आप खुद भी कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होने की वजह से ये आ गई परफॉर्मेंस। अब अगर फर्ज करें ये एक कोर की परफॉर्मेंस है, ठीक है जी, या ये दो कोर की परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कैपेसिटेंस ली ना, दो प्रोसेसर की कैपेसिटेंस ले ली। वोल्टेज दोनों पे एक ही अप्लाई हो रहे हैं, लॉजिक वोल्टेज। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी दोनों पे एक ही अप्लाई हो रही है। तो अब आप रिजल्ट देखें क्या आ रहा है हमारे पास, पावर कंजम्पशन अप टू 60% डाउन है। तो ये तो अचीवमेंट स्टार्ट हो गई थी बैक इन लेट 80s और अर्ली 90s, कि यार हम क्या करते हैं, कोर्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन लगातार टेक्नोलॉजी को एडवांस होते होते टाइम लगता है। मैं फिर रिपीट करूं, अगर आप देखें हमने इस चीज को यहां से लिया, हम ग्राउंड बना रहे हैं पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूट का। पर अभी इस लेक्चर के अंदर पैरेलल रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था। ठीक है जी। फिर लगातार इतने अच्छे कोर्स नहीं थे, तो अल्टीमेटली प्रोग्रामर्स पे वेट आ गया था कि भाई आपने ही अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है। देन इंटेल मूव फॉरवर्ड फॉर ओपन एमपी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड होती रहेगी और अब हो रही है। मल्टीपल कोर्स पे मल्टीपल टास्क एक ही प्रोसेस के आ सकते हैं। बट बैक इन दोज डेज ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, तो प्रोग्रामर्स ने इसको अपने हाथ में लिया एंड दे बिल्ड अप समथिंग विच इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट कह लें यहाँ पे से। और इसमें सक्सेसफुल जो है वो इंटेल की सपोर्ट से बना हुआ ओपन एमपी पैरेलल एग्जीक्यूशन लाइब्रेरी है, जो कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट ये था कि अगर फर्स्ट करें हम कोर डबल कर लें, कैपेसिटेंस डबल कर ली क्योंकि चार्जेस दो जगह है, वोल्टेज कम कर दी, फ्रीक्वेंसी भी आधी कर दी, तो अल्टीमेटली पावर हमारी 40% पे आ गई। 100 वाट से 40 वाट्स पे आ गई। ठीक है जी। लेकिन इसको अचीव करने में टाइम लग सकता है, मजीद यहाँ से टाइम लग सकता है। तो प्रोग्रामर्स ने इसी की यूटिलाइजेशन पे जोर दिया, और जहां जहां ये आर्किटेक्चर थे तो हर प्रोसेस को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, ताकि एक टास्क को के मल्टीपल पीस करके उसे क्यू में लगाया जाए, ताकि जल्द से जल्द वो टास्क कंप्लीट हो सके। ठीक है जी। तो आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट, दिस बैकग्राउंड। ठीक है जी। ये कहेंगे तो मैं आपके पास ये चीज शेयर कर दूंगा जो मैंने यहाँ एहतियातन लिख ली थी। ठीक है जी। अब क्या था, लाजत ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पैरेलल एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। ठीक है जी। ओके, इस पे भी काम हो रहा था, लेकिन पैरेलल एग्जीक्यूशन से हम हार्डवेयर को बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल, ऑप्टिमाइज में होता है बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है जी, रिजल्ट ले सकते हैं। अब आया तो ओपन एमपी क्या है। ओपन एमपी एक लाइब्रेरी है। ठीक है जी, यहाँ बात कर रहे हैं, एक एक्सटेंशन है फॉर सी और सी प्लस प्लस। ठीक है जी। इसमें जब कोई चीज आप डालते हैं, जिस जिस पार्ट को आप पैरेलल एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वहां पे आप ये फ्लैग लगाते हैं हैश प्रैगमा। ठीक है जी। हैश प्रैग्मा जहां पे आएगा तो वहां से ये कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे मजीद ब्रेक करना है। जब आप कंपाइल करेंगे यूजिंग ओपन एमपी लाइब्रेरी, तो आपके पास कंपाइल टाइम पे ही बहुत सारे, या जितने आप थ्रेड्स चाहेंगे जो आपने वैल्यू दी होगी, वो एग्जीक्यूट टाइम में बना के आपको दे देगा। ठीक है जी। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, इसमें दो चार चीजें चेंज भी करके देखेंगे, और फिर हम करके देखेंगे कि भाई पहले बाय डिफॉल्ट रन करते हैं तो कितना प्रैग्मा के कितने थ्रेड्स बन रहे हैं, फिर प्रैग्मा को बताएंगे हम कि भाई आपने इस वेरिएबल से वैल्यू लेनी है और उतने थ्रेड्स बनाने हैं। ठीक है जी।
इसको हम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आप यूजिंग ओपन एमपी, आपने ओपन एमपी डॉट एच को इंक्लूड करना होगा सी के अंदर। ठीक है जी, अगर कंपाइल करना है तो एफ के फ्लैग ओपन एमपी लिखना है और प्रोग्राम का नाम लेके कंपाइल करना है। मैं आपके सामने अभी करूंगा। ठीक है जी, अब ये सारी वो थ्योरी है कि वी आर लुकिंग एट ओपन बिकॉज इट इज नाइस इजी फला फला। अब चीजें देखें, ये चीज इंटेल की तरफ से आई हुई है तो ऑब्वियसली इजी तो होनी है। ठीक है, इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बैकएंड कुछ भी हो, एंड प्रोडक्ट जैसी भी हो, बट दे यूज, या उनकी जो दे फोकस इज ऑन दी ईज ऑफ यूज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो पॉपुलर होने की बड़ी वजह, वो कॉस्ट नहीं है, वो ईज टू यूज है। ठीक है जी, फिर उनका टारगेट मार्केट है। इस वजह से जब ये इंटेल इसमें कूदा है तो आज भी लोग कहते हैं यार एएमडी बहुत हीट होता है, हालांकि वो मिथ बस्ट हो गई, वो पुरानी बात हो गई, बट स्टिल इंटेल चलता है। जो इंटेल हमारे पास आया ही वही, हमने सीखा ही वही। आज भी अगर किसी के सामने आप लिनक्स का कोई डेस्कटॉप रख दें तो कहा यार ये कौन सी विंडोज है, क्योंकि उन्होंने देखी ही विंडोज है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं पता। तो इस तरह से इंटेल है, जब इंटेल कोई चीज लाएगा तो इंटेल इज वन ऑफ द पाइनियर फ्रॉम द कंप्यूटर साइड या कंप्यूटिंग डोमेन की। तो उनके पास जो चीज आएगी वो ऑब्वियसली इजी टू यूज होगी, वो चाहेंगे लोग इस्तेमाल करें ताकि उनका हार्डवेयर आउट परफॉर्म करे। ठीक है जी। ठीक है जी, अब इसके बहुत सारे इन्होंने वर्जन दे दिए। देखिए बेसिकली इसके बैक एंड क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा साइज प्रोसेस करवा, SIMD के जरिए उस प्रोसेस को, डाटा मल्टीपल होते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन एक है। कॉपी ऑल, ठीक है जी, री राइट ऑल, रीनेम ऑल। मैंने एग्जांपल इसी क्लास में, यार आपने बल्क रीनेम करना है तो कैसे करना, तो एग्जांपल है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है जी, अब थ्रेडिंग मॉडल क्या है, ये क्या है, थ्रेडिंग करने के लिए है, जहां पे प्रेगमा लिखेंगे वहां से आपकी थ्रेडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोसेसर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे। वन मास्टर थ्रेड होगा, ऑब्वियसली वो प्राइमरी थ्रेड होगा। ठीक है जी, वो पेरेंट थ्रेड होगा। क्या चीज है, आपने वो वेरिएबल दे दिया। अब ये जो भी चीज है ना, ये एक्स प्लस प्लस, इसको वो जब प्रोसेस करेगा तो बजाय वो वन वन करके साइकिल करे, वो होता 5 थ्रेड बना के एक दफा जवाब देगा। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, द सेम थिंग इज डन बाय ऑल थ्रेड, ऑल द डेटा शेयर्ड बिटवीन ऑल थ्रेड। ठीक है जी, दूसरी बात जो असल चीज है समझाने की, ये है कि ये चीज 5 थ्रेड चलाएंगे और हर थ्रेड के बाद डाटा एक ही होगा। ठीक है जी, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, आपको एक लूप दिया गया है। ठीक है जी, और डाटा क्या दिया गया, मल्टीपल जगह रखा हुआ हो सकता है। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, बात थोड़ी सी उल्टी हो गई, लेकिन कहने का मतलब देखिए, आपका इंस्ट्रक्शन एक ही है कि आपने लूप चलाना है। ठीक है, लेकिन डाटा आपके मल्टीपल जगह हो सकता है, X5 हो सकता है किसी के लिए, X+5 हो सकता है व्हाट्सएप, यानी कि X+1 हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये हम ये देखते रहेंगे, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम इनमें से किसी एक प्रोग्राम को रन करके अभी देख लें। बंद करते हैं। अच्छा जी, अब आपके लिए इसमें से मैंने कौन सी बनाई थी, PNDC सर्वर, इसी को स्टार्ट कर देते हैं। खाना प्रोग्राम टाइप करते हैं, कुछ चीजें अपडेट करते हैं, एंड लेट्स सी के आज इस लेक्चर के अंदर हम ओपन एमपी की कोई फाइल, कोई प्रोग्राम चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ठीक है जी, ये अभी बूट हो रहा है, इसको देखते रहते हैं अभी। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है, तो जो ये IP देगा उसको हमने पहले से ही पिछले लेक्चर में यहाँ पे नेट के अंदर हमने अपना कोड पास कराया हुआ है। सर्वर जो है वो सुन रहा है 1001 से। ठीक है जी, ये हो जाए तो हम पुटी के जरिए से लॉग इन करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलेंगे, अब आ जाते हैं पुटी के जरिए और इसको कोड दे देते हैं 1, और ये आ गया 10,001। ओपन करते हैं, सही है, विजिबल होगी आपकी वीडियोस के भी ये, तो एक फाल पासवर्ड है 123, ये लॉग इन होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास GCC होना चाहिए, G++ होना चाहिए, C lang होना चाहिए। ये वो सब चीजें हैं जिसके अंदर ओपन कहना चाहिए इसको,
ओपन एमपी का की लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। कर लेते पहले sudo dnf अपडेट y एंड sudo dnf इंस्टॉल gcc g प्लस प्लस सी लैंड डैश। ठीक है, जहां जहां पॉसिबली जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जिस लैंग्वेज के अंदर मैं ओपन एम मिल सकता है वो सब डाउनलोड करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। एंड एंड से फायदा ये है कि पहले ये एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। थोड़ा हौसला रखते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए। वीएम चल रही है इसमें हमारे पास। अच्छा, नेट नहीं दिया हुआ ना, हमने नेट ऑफ किया हुआ। अरे, अभी देखते हैं। अब चूंकि वो क्लस्टर है, बगैर इसके नेट नहीं चलेगा। इसको नेट को ऑन होने दें, कितने में रिटर्न बैक हो जाएगा फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट और से। इंटरनेट एक्सेस के लिए एनएटी की वीएम बंद है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको बनाया था कि नेट आएगा तो इंटरनेट एनएटी के जरिए आएगा, वरना इंटरनेट नहीं आएगा। ठीक है, ये मशीन ऑन हो गई। यहाँ नेट चलना शुरू हो गया। ठीक है जी। पिछली वाली वर्किंग हमारी प्रूव हो गई कि हमने सही की थी। ठीक है जी। अभी तो नहीं कर रहा भाई। अभी मैं सिर्फ जा रहा हूँ इंस्टॉल जीएनएस, जो इतना 713 एमबी तक का सबर आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। स्टिल 181 एमबी। ठीक है जी, वो 713 अपनी जगह, ये 181 एमबी है। तो जब तक हम यहाँ पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारा कोड क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, साथ साथ यहीं पे लिखते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे तो कोड आपके पास वहां रखा हुआ है ड्राइव पे, लेकिन यहाँ दोबारा रीटाइप करने में मसला नहीं है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्लूड कराएंगे किस चीज को। स्टैंडर्ड आयो होता है, तो stdio.h। ठीक है जी। अगली चीज क्या होगी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड stdlib.h। ठीक है जी। अब ओपन एमपी चाहिए, तो क्या करेंगे अब, इंक्लूड ओपन एमपी। ठीक है जी। ओपन एमपी में शॉर्ट फॉर्म ओपन एमपी डॉट एच, वरना मैं फंस जाता है, गलती से नहीं करता। ठीक है जी। आई एन टी मेन, फिर क्या होगा, हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इंटीजर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आ गया सी, और फिर क्या है हमारे पास, सी एच करेक्टर, जो कि शायद कहीं पॉइंटर में है। अगर आप लोग सही कर सके तो बता दीजिएगा। ए आर जी, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों लगाते थे, सॉरी, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट लाइन से ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी। और हम यहाँ करते हैं अब टैब करके प्रैग्मा ओपन एम पी
पैरेलल। ठीक है जी। उसका करते हैं भाई, प्रिंट करवा दो। ठीक है जी। किसको? एक स्ट्रिंग को। परसेंटेज मीन, एस मीन विद न्यू लाइन। ठीक है जी। और न्यू लाइन के लिए हमारे पास स्लैश ये वाला होता है, आई थिंक गलती होगी तो पता चल जाएगा। एंड विथ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ये सुना देते हैं, प्रोग्राम वन। ठीक है जी। और हम उसका करते हैं ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी। रिटर्न जीरो करेंगे, इंटीजर रिटर्न जहाँ चाहिए। रिटर्न वन भी जा सकता है, मसला नहीं है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब ये एक प्रोग्राम अभी हमने बनाने की कोशिश की है, अब इसमें गड़बड़ है, सही है या गलत है, ये अभी जब यहाँ पे हमारे पास ये चल जाएगा तो फिर हम इसे चेक करेंगे। वाह, आखिरी स्टेज पे। इस वीडियो के बाद मुझे मशीन अपडेट करनी है, अच्छा यार दिखा दिया उन्होंने। ठीक है जी। रात के 2:30 बज रहे हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे, इसमें थ्रेड्स कॉल करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ करते हैं हम dir। एक डायरेक्टरी बना दो, ओपन एमपी cd ओपन। अब जो काम करेंगे इसमें हम यहाँ करेंगे, prog 01.c। और ये एक फाइल बनाते हैं ब्लैंक विद यूजिंग नैनो टेक्स्ट एडिटर। ठीक है जी। अब चूंकि हम यहाँ पे पुटी सेशन लिया हुआ है तो फायदा लेते हैं इसका। कंट्रोल सी ऑल्ट टैब एंड आई गोइंग टू पेस्ट इट, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, एलएस किया। ये प्रोग्राम तो बन गया। इसे कंपाइल कैसे करेंगे? ठीक है जी। सी का प्रोग्राम है तो GNU सी कंपाइलर, जीसीसी। उसको बोलेंगे यार एक आउटपुट दो, क्योंकि यहाँ काम करे तो मजीद पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन फ्लैग और यूजिंग ओपन एमपी। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी जो जीसीसी फाइल है उसका नाम क्या है? prog 01.c। ठीक है जी। और इसकी जो आउटपुट फाइल है वो ओ के फ्लैग के फौरन बाद लिखनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया prog 01। ठीक है जी। जीसीसी जो आउटपुट देगा prog 1 में, यूजिंग ओपन एमपी और प्रॉक्सी को कंपाइल करेगा। यहाँ तक सही है। लेट्स सी। ओहो। ठीक है जी। प्रिंट एफ का मसला आ गया, मैं खाली प्रिंट एफ करना चाहिए था। यू आर राइट मिस्टर कंपाइलर। ठीक है जी। और यस, माय मिस्टेक, इट इज प्रिंट एफ। कलर चेंज होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेट्स सी। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। लेट्स कंपाइल इट अगेन। अब देखें कोई यहाँ पे वार्निंग नहीं है, गलती हो जाती है, इंसान है। ठीक है जी। एलएस करके देखते हैं, ये frog 1 के नाम से हमारी एक एग्जीक्यूटेबल बन गई। ठीक है जी। अब मैं इसे रन करता हूँ। रन कैसे करूंगा? सिंपल है, डॉट स्लैश prog 01। एक थ्रेड बना, मैंने कहीं ये नहीं बताया था कि आपको नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने बनाने। ठीक है जी। अब अगले प्रोग्राम में हम ये इंक्लूड करेंगे कि हमें थ्रेड कितने बनाने हैं, और वो एक्सटर्नली आप बताएंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल 2 जो होगी, उसमें क्या करना है, थ्रेड्स हम बताएंगे, तो एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें जो वैल्यू पास करेंगे उतने थ्रेड्स ये बना देगा। ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है? लेट्स सी। अब इसमें यहाँ ऐड कहाँ करना है? हम यहाँ पे एक लाइन इसके बाद लिख देते हैं, देखते हैं कहाँ गया ये। ठीक है जी। इसे कहते हैं हम यार ओपन एमपी गेट और रेड
और एक नंबर। अब इस नाम से जो चीज आपको मिले वो आप यहाँ से उठा लो, ग्लोबल वेरिएबल से नम। और लाभ जाता है कि अभी हम कोई चीज पास नहीं करा रहे, इसलिए हमने इसे क्लोज भी कर दिया। और ये किसका हिस्सा है? ये इसका हिस्सा। ठीक है जी, ये किसका हिस्सा है? ये इसका हिस्सा है, तो ये मैंने ब्रैकेट डिलीट कर दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर डिलीट कर दिया, कॉमा, विद ओपन एंड। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो यहाँ पे इस नाम से वेरिएबल ढूंढेगी, उसमें जो वैल्यू लिखी होगी उतनी दफा इसे प्रिंट कर देगी। अगर चाहिए मैंने सही किया तो इसकी आउटपुट सही आनी चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। यस, कंट्रोल एक्स। अब हम करते हैं इसे दोबारा, जीसीसी का प्रोग्राम 2, और देखते हैं। कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। ठीक है जी, अब देखते हैं। ओके, दोबारा खोलते हैं। ब्रैकेट्स मिसिंग है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक्सपेक्टेड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ। लेट्स सी, टू। यस, यस। पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। लेट्स सी। ओहो यार, आई एम जीनियस, आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग जीसीसी। ठीक है जी, एलएस करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दो प्रोग्राम बन गए, ये दो प्रोग्राम बन गए। अभी वो खोल के देख लेंगे, उसमें चीजें लिखी हुई पहले वाली फाइल में ना। आपके पास ये क्या कहते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल ये वाली अवेलेबल है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हमने कंपाइल कर लिया। अब हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है अपने इन्वायरमेंट में, जब तक ये इन्वायरमेंट रन कर रहा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्सपोर्ट करना। ठीक है जी। अब वो एक्सपोर्ट क्या है? वो एक्सपोर्ट, अब ये सारा कैप्स है, जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, दे आर ऑल इन कैप्स। तो इसका जो डिफाइन है, ओ एम पी अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर, और होगा, सॉरी, थ्रेड्स =5। ठीक है जी, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओ एम पी नम थ्रेड्स के नाम से, उसकी वैल्यू दी 5। अब मैं दोबारा ये प्रोग्राम अपना रन करके देखता हूँ। टू, अरे वाह। ठीक है जी, कितने थ्रेड बन गए? 5 थ्रेड बन गए। अब मैंने कुछ नहीं करना, इसको कर देना 3। एंटर किया, वैल्यू चेंज की, दोबारा रन करते हैं, 3 थ्रेड बन गए। ठीक है जी। तो ओपन एमपी की डिटेल आप चाहें तो उसमें देख लीजिएगा। हमने यहाँ करके देखा अपना टाइम बचाने के लिए, हमने यहाँ कंपाइल करके देखा, हमने यहाँ पे जीसीसी को अपडेट किया, उनकी चीजें इंस्टॉल की। ये सब चीजें उस टेक्स्ट फाइल में लिखी हुई हैं, जो आपके साथ पहले से शेयर्ड है। ठीक है जी। हाँ, मुझे जितना याद था, कहीं कहीं गलती कर गया तो गलती आपके सामने इस वीडियो में सही कर दी है। ठीक है जी, उसमें एक एग्जाम्पल और है, उसे भी रन करके दीजिएगा। ठीक है जी, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल होंगी। फिर आप उसी में देखिएगा कि थ्रेड कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, थ्रेड चेक करने का तरीका गिवन होगा, चेक कीजिएगा थ्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, थ्रेड की कमांड उसके अंदर कहीं लिखी हुई होगी। ठीक है जी, कि कोई किस फाइल को जाके आपने चेक करना है, वहां बता देगा हाँ यार ये इस पीआईडी को आप चेक करें तो उसके इतने थ्रेड आपको मिल जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, तो थ्रेड कैसे वेरीफाई करने हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, 9 से। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको चलाऊं टॉप के नाम से कमांड, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है एक और ओटी का वो सेशन मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट हो चुके, इसलिए यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो देख लेगा उस फाइल के अंदर मैंने क्या चीजें लिखी हुई हैं। आप किस तरह से एक प्रोसेस आईडी पकड़ सकते हैं, प्रोसेस आईडी, एक और पुटी का सेशन ले लें, वहाँ पीआईडी रन करते रहें। अपनी इस पुटी सेशन पे आइए, यहाँ पे दोबारा रन कीजिए, देखेंगे यहाँ पे आपको थ्रेड दिखेंगे। उस प्रोसेस आईडी को उठाएं, उस प्रोसेस आईडी की फाइल में बता देगा इतने थ्रेड इसने बनाए थे। तो चीजें करके देख लें, नहीं होगा तो इसे क्लास में करके दिखा दूंगा। कहेंगे तो एक वीडियो इसकी एक्सटेंशन बना दूंगा 10 मिनट की, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग करके जरूर देखिएगा। ठीक है जी, स्लाइड्स एक दफा पढ़ लीजिएगा, एक दफा करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो क्रिटिकल सेक्शन पता ही है आपको, ओएस की चीजें नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये करके देखें। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें।
ठीक है जी। और अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट एच, नहीं ये भी नहीं है। ऑल्टर विंडो, कंट्रोल विंडो। चलिए खैर, उसके वो कंट्रोल्स में देख रहा था इसलिए थोड़ा डिले हो गया। ठीक है जी। सेशन को क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी